जय हिंद साथियों आज की क्लास में हम भारत की समुद्री सीमा के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अभी तक हमारे YouTube पर इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे, वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार चैनल पर जाकर वीडियो ज़रूर देख लेना। दोस्तों, ये हमारा 5वां लेक्चर है, 5वीं क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की। आगे आपको कंटिन्यू ऐसे ही क्लास हर रोज़ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की समुद्री सीमा मतलब जलीय क्षेत्र। देखिए, भारत सरकार ने 1976 में समुद्री क्षेत्र अधिनियम पारित किया। कब किया? 1976 में, ठीक है। 25 अगस्त 1976 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत भारत के 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए। पहला, जैसे प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्रफल और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। अब इन क्षेत्रों से भारत को क्या अधिकार प्राप्त है, भारत क्या उपयोग कर सकता है इन क्षेत्रों का, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक भारत की सीमा निर्धारित की गई है, और इस सीमा के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं, और अगर इस सीमा के अंतर्गत या इस क्षेत्र के अंतर्गत कुछ खनिज संपदा प्राप्त होते हैं या कुछ संसाधन प्राप्त होते हैं तो भारत उनका उपयोग कर सकता है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 कब पारित हुआ? तो 25 अगस्त 1976 को पारित हो चुका, ठीक है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत भारत को 3 क्षेत्र दिए गए। प्रादेशिक जल सीमा मतलब जिसे टेरिटोरियल सी कहा जाता है, संलग्न क्षेत्रफल कंटिजियस जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे EEZ के नाम से भी जाना जाता है, और एग्ज़ाम में इस नाम से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के तटरेखा कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, इस प्रकार है, ठीक है। अब किसी भी देश की तटरेखा या कोई सा भूभाग अगर देखा जाए तो टेढ़ा मेढ़ा ही है, बिल्कुल इस प्रकार नहीं है, ठीक है। अब देखो, भारत की ये वाली जो तट है इसको इक्वल करने के लिए, एक समान करने के लिए, ठीक है, एक समान करने के लिए क्या किया जाता है, एक आधार रेखा खींची जाती है। अब आधार रेखा क्यों खींची जाती है? आधार रेखा इसलिए खींची जाती है जैसे कि ये टेढ़ी मेढ़ी भारत की तट रेखा है। अगर मान लो जैसे ये प्रादेशिक जल सीमा है, तो प्रादेशिक जल सीमा का जो क्षेत्र है वह तट रेखा मतलब 0 से 12 नॉटिकल मील तक निर्धारित करना जरूरी है, ठीक है, समझना। अब देखो, ये धंसा हुआ भाग है और ये उठा हुआ भाग है। अगर मान लो हमने यहाँ से निर्धारित कर दी ये 0 मानकर कि 0 से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो क्या है? प्रादेशिक जल सीमा, ठीक। अब मुझे बताओ, ये तो भाग धंसा हुआ है कि नहीं, और ये भाग उठा हुआ है, ठीक। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक का जब भाग उठा हुआ है, धंसा हुआ है, तो क्या एक समान दूरी या एक समान क्षेत्र निर्धारित होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया गया? तो इसके लिए किसी भी देश की सीमा अगर निर्धारित की जाती है ना, तो उसके लिए एक आधार रेखा खींचना जरूरी रहता है, ठीक है। तो भारत ने भी क्या किया, एक आधार रेखा बना दी, बिल्कुल इस प्रकार की। अब ये आधार रेखा क्या करती है? ये आधार रेखा संपूर्ण तट रेखा को इक्वल बनाती है, मतलब एक समान बनाती है। तो हम इसको मानते हैं यहाँ से 0 मानते हैं, और इसको मानते तट रेखा, और इसी तट रेखा से हम क्षेत्र निर्धारित करते हैं कि 0 से मतलब इस तट रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वह कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। तो आप देखो दोस्तों, ये मैंने समझाने के लिए
यहाँ पर बनाया, हम पढ़ेंगे यहाँ से समझेंगे। चलो देखना दोस्तों, अभी मैंने बताया कि तटरेखा, देखिए ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है, आधार रेखा। आधार रेखा, और ये टेढ़ी मेढ़ी जो तट रेखा है ये भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा है, ठीक है। और ये आधार रेखा के अंदर वाली जो ये खालिस्तान दिखाई दे रहा है ये क्या है, जल है। क्या है, ये जल। अब ये आधार रेखा के अंदर भारत की मुख्य भूमि मतलब तट रेखा और आधार रेखा के बीच का जो जल है ये जल कहलाता है आंतरिक जल। क्या कहलाता है, आंतरिक जल। आप देखो ये आंतरिक जल, इस पे भी भारत का अधिकार है मुख्य रूप से, ठीक है। अब हमने आधार रेखा खींची ये तट रेखा को इक्वल करने के लिए, एक समान करने के लिए, ताकि भारत की जो जलीय क्षेत्र है या जलीय सीमा है उसका सही से निर्धारण हो सके, ठीक है। चलिए, तो हमने ये आधार रेखा को 0 माना और आधार रेखा से ये तट रेखा, आधार रेखा को हम मतलब तट रेखा मानते हैं, ठीक है। तो इस तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रादेशिक जल सीमा। एक बार फिर समझना, किसी भी देश की तट रेखा को एक समान करने के लिए, इक्वल करने के लिए एक आधार रेखा निर्धारित की जाती है। इसलिए निर्धारित की जाती है कि उस देश की जो समुद्री सीमा है, समुद्री क्षेत्र है, वो सही से उसका निर्धारण किया जा सके। इसीलिए हमने भी भारत की एक आधार रेखा खींची और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो हमने प्रादेशिक जल सीमा निर्धारित किया, ठीक है। 0 से 12 नॉटिकल मील या भारत की तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा। अब इस प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार प्राप्त है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इधर देखना दोस्तों, पहला क्या है हमारा, प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा जिसे टेरिटोरियल सी भी कहते हैं। अब देखिए इस प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार प्राप्त है और यह कहाँ से कहाँ तक है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, प्रादेशिक जल सीमा यह तट रेखा से, यह तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, यह तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रादेशिक जल सीमा। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत या इस सीमा के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार प्राप्त है, तो इस सीमा के अंतर्गत भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अब संपूर्ण अधिकार से मतलब ये है कि अगर इस क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर 0 से 12 नॉटिकल मील के बीच में अगर इस क्षेत्र में भारत को कुछ भी खनिज संपदा प्राप्त होती है तो उसका पूर्ण रूप से अधिकार किसका रहेगा, तो भारत का रहेगा। चाहे यहाँ पेट्रोल मिले, ठीक है, पेट्रोलियम गैस मिले, कोयला मिले, सोना चांदी वगैरह मिले, जो कुछ भी खनिज संपदा प्राप्त होती है तो उस पे अधिकार किसका रहेगा, भारत का रहेगा। मतलब जो कुछ भी प्राप्त होता है यहाँ से इस क्षेत्र में 0 से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है इस सीमा के अंतर्गत भारत को अगर कुछ भी खनिज संपदा प्राप्त होती है तो उस पर अधिकार रहेगा भारत का, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, ठीक है। आगे नहीं समझ में। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम। देखिए ये तो
हम आधार रेखा से लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, मतलब भारत की तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, मतलब भारत की तट रेखा से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वह कहलाता है संलग्न क्षेत्र। मतलब ये मान के चलो कि 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वह कहलाता है, दोस्तों यह क्षेत्र कहलाता है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्रफल, ठीक है। काउंटिंग यहीं से होती है दोस्तों, निर्धारित यहीं से होता है। जैसे ये 0 से 12 नॉटिकल मील है, ठीक है, तो यहीं से इसी आधार रेखा से खींची जाती है 24 नॉटिकल मील भी, ठीक है। मतलब अगर आप करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन रियल में देखा जाए तो यहाँ से निर्धारित होती है, ये आधार रेखा से निर्धारित होती है 12 नॉटिकल मील, ठीक है। और मैंने बताया कि एक नॉटिकल मील में 1.8 मील होता है, ठीक है, आए नहीं समझे। तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है संलग्न क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार प्राप्त है, ठीक है, यह हम देखेंगे। तो इधर देखना दोस्तों, दूसरा हम लिखेंगे संलग्न क्षेत्रफल, जैसे हम कंटिजियस जोन भी कहते हैं, ठीक है। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार प्राप्त है और यह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, ये ध्यान देना। तो दोस्तों हम लिखेंगे इसमें यह क्षेत्र या यह सीमा 12 नॉटिकल मील से, यह क्षेत्र या यह सीमा 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वह कहलाता है संलग्न क्षेत्र। क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अभी हमने जो ये प्रादेशिक जल सीमा पढ़ा ये आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो और वीडियो को अभी शेयर कर दो, ठीक है। और कमेंट्स करके बताना ये समझ में आया कि नहीं। अगर आपकी जो डाउट हो, जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट्स जरूर करना। चलिए, संलग्न क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता, सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता, अप्रवासी कानून और राजकोषीय अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, देखिए भारत को इस क्षेत्र के अंतर्गत, संलग्न क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या प्राप्त है? देखिए, पहला मैंने लिखा कि यह क्षेत्र 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता, अप्रवासी कानून और राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। देखिए, सीमा शुल्क मतलब भारत को यहाँ से यहाँ तक यह अधिकार प्राप्त है कि भारत इस क्षेत्र में टैक्स लगा सकता है, सीमा शुल्क ले सकता है। जैसे मान लो विदेशी जहाज अगर आता है इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस सीमा का अंतर्गत, अगर
एंटर करता है, कोई सा विदेशी जहाज इस सीमा के अंतर्गत आ गया, इस सीमा के अंदर एंटर कर लिया, तो भारत उस जहाज पर क्या करेगा, इस जहाज पर टैक्स लगा देगा, सीमा शुल्क लगा देगा। क्यों? क्योंकि यह अधिकार किसको है? भारत का अधिकार है। भारत कहेगा कि आपने हमारी सीमा के अंतर्गत, ठीक है, हमारी सीमा के अंदर एंटर किया है और ये अधिकार आपको नहीं है, ठीक है, आपको टैक्स देना होगा, सीमा शुल्क देना होगा, क्योंकि आपने हमारी सीमा के अंदर एंटर किया है, प्रवेश किया है। ठीक। अब दूसरा मैंने बताया कि पर्यावरण स्वच्छता, भारत सिर्फ साफ सफाई की बात करें तो स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता की बात करें तो भारत सिर्फ 24 नॉटिकल मील तक सिर्फ साफ सफाई कर सकता है, मतलब स्वच्छ रख सकता है इस क्षेत्र को। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक भारत सिर्फ स्वच्छता बनाए रख सकता है। अगर इसके बाद अगर कुछ होता है प्रदूषण तो भारत नहीं कर सकता, ठीक है। या इसके अलावा अगर बात करें या यहाँ पर कोई अन्य लोगों के द्वारा प्रदूषण किया जाता है तो भारत उस पर टैक्स लगा सकता है, सीमा शुल्क लगा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो हॉलीवुड की कोई शूटिंग हो रही है पिक्चर की, ठीक है, और वो लोग अगर इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाते हैं, कचरा वगैरह करते हैं, कचरा डालते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके द्वारा कुछ भी किया गया जो कि पर्यावरण स्वच्छता के खिलाफ है, तो भारत क्या करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो टैक्स लेगा, मतलब सीमा शुल्क लेगा, ठीक है। तो यहाँ तो आधार रेखा से तट रेखा से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वह कहलाता है संलग्न क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्रफल। अब इस सीमा के अंतर्गत यहाँ से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार है। राजकोषीय अधिकार मतलब भारत इस क्षेत्र में व्यापार कर सकता है, यह अधिकार दिया है गया है भारत को, यह अधिकार प्राप्त है। दूसरी अगर बात करें तो भारत को अप्रवासी कानून बनाने, अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है। अप्रवासी कानून मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर विदेशी जहाज इधर इस सीमा के अंतर्गत एंटर करते हैं तो भारत क्या करेगा, अप्रवासी कानून लागू करेगा, ठीक है। कि अगर कोई सा जहाज इधर आते हैं तो उस जहाज अप्रवासी लोगों के लिए क्या कानून बनाए जा सकता है और क्या नियम लागू कर सकते हैं, यह अधिकार किसको दिया गया है? भारत को इस क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है। 24 नॉटिकल मतलब जीरो से मतलब तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो भारत को अधिकार देता है, ठीक है। मतलब भारत को इस क्षेत्र में अधिकार प्राप्त है। आया समझ में? एक बार वो समझना, संलग्न क्षेत्रफल में तट रेखा से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र कहलाता है वह संलग्न क्षेत्रफल कहलाता है। इस क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक भारत को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे सीमा शुल्क अधिकार, पर्यावरण स्वच्छता, अप्रवासी कानून और राजकोषीय अधिकार। मैंने सीमा शुल्क बताया कि भारत यहाँ पर अगर कोई सा विदेशी जहाज एंटर करता है, ठीक है, विदेशी जहाज इस सीमा के अंदर एंटर कर लेता है तो भारत उस पर टैक्स लगा सकता है, शुल्क लगा सकता है। दूसरा मैंने बताया कि अगर यहाँ पर कुछ शूटिंग वगैरह होती है बाहर के लोगों के द्वारा और कचरा प्रदूषण किया जाता है तो उस पर लगा सकता है। और भारत को सिर्फ यहाँ से इस क्षेत्र के अंतर्गत ही यहाँ पर स्वच्छता बनाए रखने का अधिकार है, इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है, ठीक है। यहाँ इस क्षेत्र के भारत के अगर राज्य भी इस यहाँ पर प्रदूषण करते हैं, मतलब भारत के अगर राज्य भी इस क्षेत्र में इस सीमा के अंतर्गत प्रदूषण फैलाते हैं तो भारत उस पर भी टैक्स लगा सकता है, ठीक है। चलिए, अप्रवासी कानून लागू कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार के भारत को अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा क्षेत्र है तट रेखा से 200 नॉटिकल मील। तट रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वह कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वह कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200। अब ध्यान देना, एक बात ध्यान देना कि इस क्षेत्र में ये तो 200 नॉटिकल मील बताया है, लेकिन इसकी चौड़ाई पूछा जाता है तो इसकी चौड़ाई है 176 किलोमीटर। कितनी? 176 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की तट रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वह कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। चलिए देख लेते हैं कौन सा है तीसरा, अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार प्राप्त है और यह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, इसको हम देखेंगे। तो देखना दोस्तों, इधर यह 24 नॉटिकल मील से, यह 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। क्या दोस्तों? यह 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं तो वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय जल शक्ति, ठीक, सागरीय जल शक्ति का अधिकार। दूसरा है अनुसंधान का अधिकार। भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं? सागरीय जल शक्ति का अधिकार, अनुसंधान का अधिकार। दिखाई दे रहा है? भारत को सागरीय जल शक्ति का अधिकार, अनुसंधान का अधिकार। अगला है समुद्री जीवों का उपयोग, विदोहन, संरक्षण एवं सर्वेक्षण का अधिकार। ठीक, क्या अधिकार दिए गए हैं भारत को? सागरीय जल शक्ति, अनुसंधान, समुद्री जीवों का उपयोग, विदोहन, संरक्षण एवं संरक्षण का अधिकार। और देखा जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत को नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, समुद्री जीवों का उपयोग करने का अधिकार है भारत को। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इधर देखना, मैप पे ध्यान देना, बोर्ड पे। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वह कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्र में भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं? तो इस क्षेत्र में भारत को अधिकार दिए गए हैं सागरीय जल शक्ति, मतलब भारत सागर के इस यहाँ से यहाँ तक का जो जल है समुद्र का, भारत इस जल का उपयोग किसी भी काम में ले सकता है। इस जल का उपयोग कुछ भी कर सकता है भारत। व्यापार करना चाहे तो व्यापार कर सकता है, परिवहन करना चाहे परिवहन कर सकता है। ठीक है, या इस क्षेत्र से अगर भारत मछलियाँ पकड़ना चाहे तो मछलियाँ पकड़ने का अधिकार दिया गया है। आए ना समझ में? कुछ परीक्षण करना चाहे तो परीक्षण कर सकता है इस क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, जैसे अनुसंधान का अधिकार, अनुसंधान का अधिकार। इस क्षेत्र में अगर भारत को कुछ खनिज संपदा प्राप्त होती है तो उस पर अधिकार भारत का रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा? भारत का रहेगा। साथ ही साथ
इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समुद्री जीवों का उपयोग, विदोहन, संरक्षण, संरक्षण करने का अधिकार किसको दिया गया है? भारत को। अगर भारत उनका उपयोग करना चाहे तो उपयोग कर सकता है, ठीक है। विदोहन करना चाहे कर सकता है, ये एवं संरक्षण करना चाहे तो कर सकता है। भारत को अगर ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में भारत के अंतर्गत आने वाले जीवों की संख्या बहुत कम है और इनका संरक्षण करना चाहिए, तो भारत कर सकता है, ठीक है। संरक्षण करने का अधिकार है, ठीक है, भारत को। तो भारत को इस प्रकार इन क्षेत्रों के अंतर्गत अधिकार है। और मैंने बताया कि नए द्वीपों का निर्माण और समुद्री जीवों का उपयोग, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत इस क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री जीवों का उपयोग करना चाहे तो कर सकता है। जैसे मछली पकड़ने का अधिकार है, ठीक है, मछली पकड़ने का अधिकार है, मछली पकड़ सकता है, अपना व्यापार कर सकता है भारत, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, अगर भारत को ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ द्वीप बनाना चाहिए, ठीक है। अगर भारत मान लो रिसर्च करना चाहता है और भारत चाहता है कि हम अलग से नए द्वीप बनाकर वहाँ पर रिसर्च सेंटर अपने चालू करें या स्थापना करें, तो भारत यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र में अपने नए द्वीप बना सकता है, ठीक है। ये अधिकार किसको दिए गए हैं? भारत को दिए गए हैं। आए समझ में? चलिए, तो हमने इस वीडियो में 3 चीज़ें देखी और 3 क्षेत्र हमने देखे। तो पहला क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा। इस सीमा के अंतर्गत तट रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वह कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा। और इस सीमा के अंतर्गत भारत को संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। कैसे अधिकार दिए गए? संपूर्ण अधिकार दिए गए। मतलब तट रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा है, और इस सीमा के अंतर्गत इस क्षेत्र में कुछ भी खनिज संपदा प्राप्त होती है तो उस पर अधिकार किसका रहेगा? भारत का रहेगा, ठीक। दूसरा मैंने बताया कि 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील, मतलब आधा रेखा से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है संलग्न क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्रफल। इस सीमा के अंतर्गत भारत सीमा शुल्क कर सकता है, सीमा शुल्क कर सकता है, पर्यावरण स्वच्छता बनाए रख सकता है, अप्रवासी कानून लागू कर सकता है और राजकोषीय अधिकार प्राप्त है भारत को। तीसरा मैंने बताया कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, मतलब तट रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल। अब देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार प्राप्त है? तो इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति का अधिकार है, मतलब सागर के जल का उपयोग कर सकता है कि कुछ भी करके कैसे भी किसी भी काम में उपयोग ले सकता है। दूसरा मैंने बताया अनुसंधान, मतलब रिसर्च वगैरह कर सकता है। जैसे परीक्षण होते हैं सैटेलाइट वगैरह के, हमारे इसरो परीक्षण करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। वह अधिकार किसको दिया गया है? भारत को, कि भारत इस क्षेत्र में रिसर्च करना चाहे, अनुसंधान करना चाहे तो कर सकता है। तीसरा है समुद्री जीवों का उपयोग, विदोहन और संरक्षण एवं सर्वेक्षण का अधिकार और नए द्वीपों का निर्माण और समुद्री जीवों का उपयोग, ठीक है। इस प्रकार के भारत को अधिकार दिए गए हैं। अब दोस्तों एक बार ध्यान देना, जैसे ये श्रीलंका, और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि प्रत्येक देश की कुछ जलीय सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है, और अपने अपने देश की कुछ सीमाएं होती है जिसके अंतर्गत वह अपने अधिकार को प्राप्त करता है और उन अधिकार के अंतर्गत वह व्यापार करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है, कुछ भी काम करना चाहे तो कर सकता है। तो देखिए श्रीलंका जो कि भारत के पास में ही है, अब इसकी भी कुछ सीमाएं होगी, जैसे प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर भारत और श्रीलंका की सीमाएं आपस में टकरा रही है, मिल रही है। तो मुझे ये बताइए, अगर इस क्षेत्र में यहाँ पर कुछ खनिज संपदा प्राप्त होती है, भारत खनिज संपदा प्राप्त होती है, तो उस पर किसका अधिकार रहेगा? भारत का रहेगा या श्रीलंका का रहेगा? बताइए, कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो दोस्तों देखना, अगर इस क्षेत्र में यहाँ पर मान लो कि पेट्रोलियम पदार्थ निकला या प्राकृतिक गैस का
भंडार निकला तो उस पर दोनों देशों का अधिकार रहेगा। किसका रहेगा? दोनों देशों का, भारत का भी रहेगा और श्रीलंका का भी रहेगा, क्योंकि इनकी सीमाएं आपस में मिल रही है, टकरा रही है, ठीक है। और आगे देखिए, इधर देखोगे आप तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर देखोगे आप तो इधर लक्षद्वीप है। उन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी सीमाएं सेम है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल वहाँ पर भी है। अगर उस क्षेत्र में भी, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में भी अगर कुछ खनिज संपदा प्राप्त होती है तो उस पर अधिकार किसका रहेगा? भारत का ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ जलीय क्षेत्र। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर सब्जेक्ट के रोज़ वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।